बच्चों का कातिल है इजराइल। अमेरिका तो है ही, मैं नाम भूलने नहीं दूंगा तुम्हें मैं, लेकिन यूएन की वेरीफाइड रिपोर्ट है। यूएन ने जांच करके, इंक्वायरी करके बताया है कि 20,000 बच्चों को गाजा के अंदर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, 20,000 बच्चों को इजराइल ने गाजा के अंदर जानबूझकर मारा है, जिनकी कोई खता नहीं थी। यहां तक कि जो बच्चे सफेद झंडा लिए हुए थे ना, पीस का सफेद, शांति का सफेद झंडा, इजराइल ने उन्हें भी टारगेट करके जानबूझकर कत्ल किया और 40,000 बच्चे घायल हुए। सुनिए। The Commission found indisputable evidence with regards to the deliberate, targeted killing of Palestinian children, including since the October 2025 ceasefire, the use of torture, inhumane and degrading treatment, including use of sexual and gender-based violence against Palestinian children, as well as targeting of critical infrastructure essential to children such as orphanages, healthcare, and educational facilities. There has been a widespread and systematic killing and harming of children between 7th October 2023 and 7th October 2025. We have witnessed more than 20,000 children who've been killed and more than 44,000 children who've been injured. Children constitute 30% of all those killed in OPT, and the killing and injuring of children has been सुन लिया? और कोई रिपोर्ट चाहिए? आपको क्या लगता है इजराइल एक्सेप्ट कर लेगा इस रिपोर्ट को? एज यूजुअल इजराइल ने रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। उधर फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक के इलाके में आज फिर से इजराइल ने एक व्यक्ति को कत्ल कर दिया है। बिना कत्ल किए, बिना बेगुनाहों का खून बहाए इजराइल का एक दिन नहीं गुजरता। परवरदिगार आलम तो इजराइल को बर्बाद कर दे। पता नहीं क्या हो गया है, ऐसी दिल में बातें आ जाती हैं, लेकिन वो बोलते बोलते इंसान रुक जाता है कि अल्लाह तू कहाँ है? इतने जुल्मों से सितम, अल्लाह तू है कहाँ? इन गरीबों की मदद कर, अल्लाह गैब से मदद भेज दे। दोस्तों आमीन लिखिए। दुआ करने में भी मुंह में तकलीफ़ हो रही है तो कम से कम मैं दुआ कर रहा हूं तो आप आमीन बोल दीजिए। इजरायली शैतान है और इन शैतानों का जमावड़ा भारत में मौजूद है। ये गोवा जाते हैं, ये उत्तराखंड जाते हैं, आपको पता है ये रेव पार्टी करते हैं, ये पूरे 6-6 महीने भारत में पड़े रहते हैं। और भारत इनको इसलिए भाता है क्योंकि भारत में इनकी गंदी औलादें रहती हैं जो इजराइल को फादरलैंड मानती हैं। आज इजराइलियों की हकीकत आपको दिखाना चाहूँगा। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये क्लिप वायरल हो रहा है मिडिल ईस्ट में, जिसमें इजराइल का एक लोकल पत्रकार एक आम व्यक्ति इजरायली से पूछ रहा है कुछ सवाल, तो उस पर जवाब में कह रहा है कि मैं तो बेंजीवीर को ही वोट दूंगा, तमाम अरबों को, तमाम अरबों को। हाँ, पूरे अरब को कह रहा है, पूरे फिलिस्तीन को नहीं, पूरे अरब को कह रहा है कि तमाम अरब को समुद्र के बीच खड़ा करके उन्हें जिंदा जला देना चाहिए। यह है इनकी मानसिकता। और इन यहूदियों की मानसिकता भारत के एक ख़ास समुदाय, ख़ास टोली से मिलती है। इसीलिए वो ख़ास समुदाय लिखते हैं फेक अकाउंट बना बनाकर, आई लव इजराइल, आई लव इजरायली वुमन। वो भी जलील हैं दुनिया में, ये भी जलील हैं दुनिया में। हजरात, पूरी दुनिया में इजराइल किस तरह से हर मुल्क को काबू कर रहा है, आपको भी शक होगा अपने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और पूरे सिस्टम पर, और आपको तो यकीन ही हो जाएगा। हजरात, कोलंबिया का जो पहले वाला राष्ट्रपति था वो फिलिस्तीन को खुलकर सपोर्ट करता था, इजराइल का विरोध करता था। फिर अचानक से इलेक्शन हुए और उस इलेक्शन में जो अब राष्ट्रपति बना है उसका ट्वीट देखिए। वो इजराइल को सपोर्ट करने वाला है और कह रहा है कि हम इजराइल से अपने रिश्ते मजबूत और अच्छे करेंगे। बस यही कहानी है। इसी तरह से इजराइल पूरी दुनिया पर राज कर रहा है। पूरी दुनिया में इजरायली और अंधभक्त जहां जाते हैं आतंक मचाते हैं। अब स्पेन का एक मामला सामने आया है। स्पेन में इजरायली टूरिस्ट पहुंचे थे जो कि भारी मात्रा में भारत पे भी आते हैं।
स्पेन में एक दुकानदार ने फिलिस्तीन का झंडा लगाया था। इसी बात पर इजरायली टूरिस्ट ने उस दुकानदार पर हमला कर दिया। उधर आइए अब वेस्ट बैंक ले चलूं तो वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के घरों को उनकी आंखों के सामने इजराइल प्रशासन तोड़ रहा है। الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. والله عمرهم ما بيطلعونا. أنا بكرة طلبة طب وعندي امتحان جراحة ورابطة وثابتة وصابرة في هالأرض. هذا كندا الأولاد وكندا الجماعة. अब समझ में आया इजराइल की नीति को आपके मुल्क में भी कौन फॉलो कर रहा है। लेकिन याद रखिएगा ये अय्याम अज़ा है, ये करबला वालों की याद में चलने वाली शबे हैं। एक से बढ़कर एक शैतान और ताकतवर बादशाह गुजरे हैं। जुल्म की इंतहा करने के बाद भी उनके नाम का आज कुत्ता नहीं मिलता और हुसैन नाम का बच्चा बच्चा हर घर में मिलेगा। हुसैन मिलेगा, अली मिलेगा, हैदर मिलेगा, लेकिन यजीद नहीं मिलेगा। तो याद रखें सारी दुनिया की वो तमाम ताकतें जिनको अपनी पावर पर घमंड है कि देखो जिसके पास न्यूक्लियर नहीं था, जिसके पास कुछ नहीं था, दुनिया की तमाम पाबंदियां थीं और वक्त आया तो उसने पूरी दुनिया की ताकत को पलट दिया। बस वक्त वक्त की बात है, तुम वक्त गिनो, तुम्हारे पाप का घड़ा भरेगा। तुम्हारे जरिए बेशक मुसलमानों का इम्तिहान हो रहा है, लेकिन याद रखना तुम्हारा ऐसा वक्त आएगा कि जिसके बाद तुम्हारी नस्लें तुम्हें याद नहीं करेंगी। दोस्तों, एक वो गैर मुस्लिम है और एक वो गैर मुस्लिम जो रूसी है। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने कहा कि हमें शर्म आनी चाहिए कि हम फिलिस्तीन का मुद्दा हल नहीं कर पा रहे हैं, हम गाजा को बचा नहीं पा रहे हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे। हमें इन मुद्दे को हल करना चाहिए और इन तमाम चीज़ों का सॉल्यूशन यही है कि फिलिस्तीन स्टेट घोषित किया जाए। 18 महीने और 98 तारीख के बाद नेतन्याहू की टेस्टिमनी जो ट्रायल है वो पूरा हुआ है। अब देखना यह है कि कोर्ट से सज़ा क्या मिलती है। हालांकि पूरा मुझे यकीन है कि कोर्ट, इजराइल की कोर्ट नेतन्याहू को बाइज्जत बरी करेगी। मेरे दोस्तों, इजराइल के सैनिकों की इतनी कमी हो रही है कि इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने यहूदी रब्बी धर्मगुरु से, जो धर्मगुरु हैं उनसे मुलाकात की है और उनसे रिक्वेस्ट की है कि हमें फौज की कमी हो रही है, आप इस तरह के बयान दीजिए ताकि लोग, युवा जागरूक हों, उनके अंदर आग पैदा हो और वो फौज में भर्ती हों। लिहाजा भैया आपका काम है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप फौज में शामिल करवाएं। हज़रात, अज़ाब इलाही का एक किस्सा बता रहा हूँ। एक इजरायली गाज़ा के अंदर फिलिस्तीनी लोगों का मकान तोड़ रहा था, बिल्डोज़र चला रहा था। मकान टूटकर उसी इजरायली के ऊपर गिर गया और उस इजरायली की मौत हो गई और सीधा अपनी सही जगह जहन्नम पहुंच गया। पूरी दुनिया में अमेरिका गाली खा रहा है और हंस रहे हैं लोग उस पर कि सुपर पावर। ईरान की सारी शर्तें मान ली और ईरान को पैसा भी दे रहा है, पाबंदी भी हटा रहा है। ईरान के नाम पर इजराइल लिपापोती कर रहा है। अमेरिका के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि अगर ईरान
हमारी बातें और शर्तें नहीं मानेगा तो हम पाबंदी दोबारा से ईरान पर लगा सकते हैं। अमेरिका 28 अपने रिफ्यूलिंग जहाज इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट से निकाल रहा है। गुलाबी सुअर मिनाब के मामले में फंस चुका है। एक बार फिर से दोबारा, अभी 2 दिन पहले पूछा गया था, फिर उससे दोबारा पूछ लिया गया कि मिनाब में जिसकी मिसाइलें गई वो किसकी मिसाइलें थी, जिनकी मिसाइलों से 168 बच्चे शहीद हो गए। वो मिसाइल किसकी थी और कैसे पता चलेगा कि वो मिसाइल किसकी थी? गुलाबी सुअर ने अपनी चुंदी आंखों से, लटके हुए मुंह से और गंदी जबान से फिर रिपीट किया कि हमें नहीं पता कि वो मिसाइलें किसकी थी। उस वक्त बहुत सारी मिसाइलें चल रही थी, वो मिसाइल किसकी थी ये हम बता नहीं सकते, जांच हो रही है। अच्छा, लड़ाई तुम्हारी और ईरान की। ईरान के बच्चों के स्कूल पर तुम्हारी मिसाइल जाती है जिसका नाम टॉमाहॉक है। तुम्हारे मुल्क की वो कंपनी बनाती है मिसाइल, तुम्हारी तरफ से दागी गई मिसाइल, और अब कह रहे हो कि हमें नहीं पता वो मिसाइल किसकी है। ये बेशर्मी, बेगैरती और बेहयाई के सिवा कुछ नहीं है। पत्रकारों ने गुलाबी सुअर से पूछा कि ईरान अभी भी टोल लेता है, इस पर आप क्या कहेंगे? पत्रकार के सवाल पर गुलाबी सुअर ने कहा कि अगर किसी भी हालत में, किसी भी पॉइंट पर ईरान टोल ले रहा है तो वो डील का उल्लंघन कर रहा है। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस से मांग की है कि $672 मिलियन अप्रूव कीजिए। इन पैसों का इस्तेमाल ईरान से हम यूरेनियम निकालने में करेंगे। ईरान कह रहा है कि IAEA को हम घुसने नहीं देंगे। अमेरिका कह रहा है कि हमें इतने $मिलियन दो, हम ईरान से यूरेनियम निकालेंगे। जाहिर सी बात है डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में घपलापन चल रहा है और कुछ नहीं। सिर्फ और सिर्फ रिपोर्ट यह है कि 24% अमरीकियों का मानना यह है कि ईरान से जंग लड़ना ज़रूरी था। बाकी पूरा अमेरिका ये मानता है कि ईरान से जंग लड़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी। उधर चाइना ही अकेला मददगार है रूस के बाद ईरान का, बल्कि रूस से ज़्यादा चाइना मदद कर रहा है। ईरान को मेडिकल की ज़रूरत है, दवाइयों की ज़रूरत है, मेडिकल किट की ज़रूरत है, इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत है। चाइना तेज़ी से, बहुत तेज़ी से ईरान को भारी मात्रा में इन तमाम चीज़ों को दे रहा है। मैंने पिछली रिपोर्ट बताया था, एक अमेरिका के अधिकारी ने, यानी अमेरिका के वित्त मंत्री ने कहा है कि ईरान जो भी बिजनेस करेगा वो डॉलर में करेगा। लेकिन ईरान का सेंट्रल बैंक क्या कह रहा है देख लीजिए। ईरान के सेंट्रल बैंक ने कहा है कि हम तेल के बदले कोई भी करेंसी इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉलर का तो ईरान नाम भी नहीं ले रहा है दोस्तों। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने खामनाई के फ्यूनरल में भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी को इनवाइट कर दिया है। आपको पता है, हमें पता है, जिसकी शहादत पर जिस आदमी ने शोक व्यक्त नहीं किया वो ईरान तो बहुत दूर की बात, वो ईरान की तरफ मुंह भी नहीं करेगा क्योंकि पापा किलस जाएंगे। और जिसके लिए नाचता है इजराइल जाकर वो भी तो किलस जाएगा। भले ही मोदी के फादरलैंड और दादरलैंड कुत्ते की तरह ईरान से हारे हैं, लेकिन मजाल है कि मोदी समझ रहे हो, आगे की बात मैं बोलूंगा नहीं। बहरहाल मैं तो ईरान के राष्ट्रपति का बिल्कुल समर्थन नहीं करता, जिस तरह की उसकी सोच है। IRGC और ईरान के सुप्रीम लीडर, उनकी सोच बिल्कुल अलग है। कितने बेवकूफ़ी वाले काम हैं पेजेश्कियान के कि वो प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, इससे अच्छा नेतन्याहू को इनवाइट कर लेते। भाई नेतन्याहू को भाई कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी, तो तुम नेतन्याहू को ही इनवाइट कर लो, मोदी तक कहाँ रुक रहे हो भाई। बहरहाल ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मुझे पेजेश्कियान की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। मेरे दोस्तों, ब्राज़ील के एक बहुत सीनियर पत्रकार हैं, गूगल उनसे भरा हुआ है, उनका बायो आप पढ़ सकते हैं। उन्होंने बहुत बड़ा खुलासा किया है जिससे पाकिस्तान से लेकर हर जगह हड़कंप मच गया है। हजरात, इन्होंने खुलासा किया कि जो स्विट्ज़रलैंड में ईरान और अमेरिका की बातचीत चल रही थी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के आसिम मुनीर मौजूद थे, उस वक़्त इजराइल तैयारी में था
कि आसिम मुनीर, पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर और पाकिस्तान के एक और डेलीगेशन को कत्ल कर दिया जाए। वहीं ये बात इंटरसेप्ट कर ली पाकिस्तान ने, यानी ये बात किसी तरह से पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ने सुन ली, पकड़ ली और तुरंत इजराइल को धमकी दी कि अगर ऐसा किया गया और आसिम मुनीर पर हमला किया तो इजराइल को नक्शे से मिटा देंगे। जिसके बाद इजराइल पीछे हट गया क्योंकि उसका प्लान लीक हो गया था। यह खबर आग की तरह तेजी से फैलने लगी, जिसके बाद पाकिस्तान का भी स्टेटमेंट आया। पाकिस्तान ने कहा कि यह टोटल रबिश है, यानी इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। लेकिन बात करें एक्सपर्ट की तो एक्सपर्ट का साफ ये कहना है कि हाँ ऐसा था। पाकिस्तान की डेलीगेशन खतरे में थी, पाकिस्तान को इजराइल निशाना बना सकता था क्योंकि यह डील पाकिस्तान ही करवा रहा था। इजराइल के दिमाग में यह था कि अगर पाकिस्तान की डेलीगेशन में टॉप जनरल कमांडर आसिम मुनीर को ही कत्ल कर दिया जाए तो मामला पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। शायद इजराइल के दिमाग में यह था कि कत्ल करके आसिम मुनीर को इल्ज़ाम किसी और पर डाल दिया जाए और पूरे इलाके में चाओस यानी दंगा और फसाद पैदा कर दिया जाए। बहरहाल बहुत सारे अपडेट ऑलरेडी दे चुका हूं। आपको इस रिपोर्ट पर क्या कहना है? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, दिल खोल कर लिखिए, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। जय हिंद।